अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेख हसीना वाजिद के साथ इतनी बुरी हुई है कि जब उन्होंने ओथ लिया था और वो वज़ीर आज़म बनी थी तो उस वक्त लंदन की जो क्वीन थी उन्होंने उनके लिए स्पेशल इशाइया रखा था। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि उनको सियासी पनाह के लिए कोई मुल्क भी अपने मुल्क आने की इजाज़त नहीं दे रहा। शेख हसीना वाजिद अभी तक भारत के अंदर बैठी हुई हैं, लेकिन वो भारत के अंदर किस खुफिया मकाम पर मौजूद हैं, भारत के किन किन लोगों के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, आइंदा बांग्लादेश जाने के क्या इम्कानात हैं, और इसके अलावा जिस दिन उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उससे एक दिन पहले वो क्या कर रही थीं, जिस वक्त लोगों ने धावा बोला उससे एक घंटा पहले तक वो वहाँ पर क्या कर रही थी, क्या कुछ वहाँ पर होता रहा, और जो भी अंदरूनी कहानी है वो सारी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। तो जनाब गौर से सुनिएगा कि इतवार को बांग्लादेश भर से मुजाहिरीन, पुलिस और अवामी लीग के यूथ विंग के दरमियान झड़पों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल थीं और हलाकतों की तादाद के वक्त वो साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। पुलिस और अवामी लीग के यूथ विंग की जानिब से फायर की गई गोलियों के जख्मी होने वाले नौजवानों की तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी और आवाम के गुस्से को मजीद उभार रही थी। जब झड़पों के अंदर शिद्दत वाज़ेह होने लगी तो तलबा तहरीक के रहनुमाओं ने वो किया जिसके लिए हुक्काम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने ढाका की तरफ मार्च करने की कॉल दे दी। खुफिया इदारों की रिपोर्ट से ये वाज़ेह हो रहा था कि तलबा के मुतालबात की लोगों में मकबूलियत बढ़ रही है और हज़ारों अफराद दारुल हुकूमत की जानिब मार्च करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो पीर का दिन इंतहाई हलाकत खेज और खूनीन साबित होगा। यहाँ आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शेख हसीना से इतवार की शाम को दोबारा बात करने का फैसला किया। दोबारा इसलिए क्योंकि जब शेख हसीना ने इतवार की सुबह बांग्लादेश में बदअमनी और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से निमटने के लिए सिक्योरिटी हुक्काम को मुशावरत के लिए बुलाया तो वो उस वक्त ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि बतौर वज़ीर आज़म अब उनके दिन गिने जा चुके हैं, क्योंकि 15 साल के इक़्तिदार ने उनको ऐसा मगरूर बना दिया था कि उन्हें लगता था कि शायद ये सूरज कभी ढलने वाला नहीं है। इस इजलास के कुछ घंटे के बाद ही वो लोगों की ताकत के सामने बेबस हो गई और यकीनन उनके इक़्तिदार से उस तेज़ी से वो बेदखली की तरफ बढ़ने लगी कि बहुत ही कम लोगों ने इसकी पेशगोई की होगी। मीडिया को उनके बेटे ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने बताया कि आखिर में वो मानी भी तो अपने करीबी रिश्तेदारों की जानिब से मनाने पर, ना कि आला सिक्योरिटी अफसरान के मशवरों के बायस। यानी कि फौज ने उनको जितना समझाने की कोशिश की कि आपके इक़्तिदार का सूरज गरूब हो चुका है, वो इस बात को नहीं मान रही थी, बल्कि अपने रिश्तेदारों के फोर्स करने पर वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हुई। बहरहाल हसीना जो हैं वो सही वक्त पर फैसला लेने में इसलिए कामयाब हो गई क्योंकि उनको अपनी रिहाइश गाह से निकलने के कुछ घंटे बाद ही वहाँ पर हजूम दाखिल हो चुका था। और उसके बाद आपने देखा कि वहाँ पर किस तरह से लोग उनकी साड़ियाँ तक उठा कर ले गए। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मौजूद बदखें और मुर्गियाँ तक उन्होंने नहीं छोड़ी तो हसीना वाजिद का क्या हाल होना था वो आपके सामने। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में जो इतवार को बुलाई गई थी, इसमें तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान, सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम और पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे और उस दौरान माहौल बहुत ही संजीदा था। फौज के आला ओहदेदारान इस हवाले से उनके साथ एक पेज पर नहीं थे। इतवार को बांग्लादेश की सड़कों पर आम लोग और मुजाहिरीन फौजी एहलकारों के साथ घुलते मिलते दिखाई दे रहे थे। इस सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सीनियर फौजी अफसरान को एहसास हो चुका था कि अब हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, अब वो इन हालात को नहीं समेट सकते और लोगों पर सीधी गोलियां नहीं चला सकते। फौज के आला अफसरान ने इजलास के दौरान वज़ीर आज़म को बताया था कि फौजी एहलकार आम शहरियों पर फायर नहीं करेंगे, लेकिन वो पुलिस को बैकअप फ्राहम करते हैं। सीनियर पुलिस चीफ ने भी शिकायत की कि उनके एहलकारों के पास गोलियां ख़त्म हो चुकी थीं। शेख हसीना इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थीं और कोई भी उनके मुंह पर उनके सामने इख्तलाफ नहीं करना चाहता था। इजलास के बाद प्रेस सेक्रेटरी ने एक जारहाना बयान जारी किया। उन्होंने मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहा, उनको रज़ाकार कहा। वहाँ पर रज़ाकार का मतलब है जो पाकिस्तान का साथ देता है, और आवाम से आतिश ज़नू के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहमत करने की उन्होंने दरख्वास्त की। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को ये डर था कि बहुत जल्द मामलात खाना जंगी में बदल जाएंगे। अब आपको बता दूं कि हुक्काम ने ये बताया है अब तक कि शेख हसीना के पास दो ऑप्शंस थे, वो दोनों ऑप्शंस को खुला रखना चाहती थी और उनका ख्याल था कि अगर लॉन्ग मार्च टू ढाका प्रोग्राम को ताकत से रोका जा सकता है तो वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी, और इस कोशिश के नाकाम होने की सूरत में मुल्क छोड़ने की भी उन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी थी।
اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ قابل بھروسہ جو ذرائع تھے انہوں نے بتایا کہ 3 سروس چیفز نے اتوار کی شام ان سے دوبارہ ملاقات کی اور انہیں شائستگی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ زمین پر صورتحال بالکل بدل چکی ہے اور بدلتے لمحے کے ساتھ سنگین اور جارحانہ سچویشن ہوتی جا رہی ہے اور ہزاروں افراد کا مجمع پیر کی صبح کو ڈھاکہ پہنچنے کا امکان ہے۔ انہوں نے یہ بھی باور کروا دیا کہ ہم آپ کی رہائش گاہ کا تحفظ یقینی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے دھاوا بول دیا تو ہم لوگوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے۔ شیخ حسینہ نے اب بھی ان کے مشورے کے اوپر کان نہیں دھرے، لیکن ڈھاکہ میں موجود صحافیوں کے مطابق انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ طاقت کا مرکز تبدیل ہو رہا ہے۔ اتوار کی رات تک پولیس اکثر اہم جگہوں پر موجود نہیں تھی اور متعدد رکاوٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی تھیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل ایم سخاوت حسین جو ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وہ ضد پر اڑی ہوئی تھیں اور نہ تو وہ استعفیٰ دینا چاہتی تھیں اور نہ ہی وہ ملک چھوڑنا چاہتی تھیں۔ مسلح افواج کے سربراہان آئے، انہوں نے کوششیں کی انہیں سمجھانے کی اور وہ انہیں سمجھا سکیں، لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ان کو بتایا کہ مجمع کے اوپر فائر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی اہلکار بھی اس ملک کا حصہ ہیں، وہ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلنے دیتے۔ پیر کی صبح جب طلوع ہوئی تو لوگوں کی بڑی تعداد ڈھاکہ کی جانب گامزن تھی۔ جنرل زمان اس دوران حسینہ واجد کی رہائش گاہ پر تھے اور انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ صورتحال کتنی سنگین ہو چکی ہے، لوگ کرفیو توڑ کر باہر نکل رہے ہیں اور تشدد کا آغاز ہو چکا ہے۔ پولیس کو ڈھاکہ کے متعدد علاقوں سے ہٹایا جا رہا تھا اور جنرل زمان نے انہیں بتایا کہ ہجوم کو یعنی وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں داخل ہونے سے روکنے میں زیادہ دیر تک کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ مزید 1 گھنٹے تک وہاں پر رہ سکتی ہیں، اس کے بعد وہ ان کی حفاظت بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب فوج کے سربراہان نے حسینہ واجد کے خاندان کو کال کر کے انہیں معاملے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ حسینہ واجد کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پولیس اور فوجی چیف جسٹس نے اس کے بعد شیخ حسینہ کی بہن ریحانہ صدیق سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی بہن کو ملک چھوڑنے پر راضی کر سکیں۔ بنگالی زبان کی اخبار پرتھوم الو کے مطابق انہوں نے کہا کہ شیخ ریحانہ سے دوسرے کمرے میں انہوں نے جا کر مشاورت کی، انہوں نے ان سے شیخ حسینہ کو صورتحال سمجھانے کا کہا۔ شیخ ریحانہ نے جب اپنی بڑی بہن کو سمجھایا تو اس وقت تک بھی وہ اقتدار میں موجود رہنے کے لیے پرعزم تھی، یعنی انہوں نے اپنی بہن کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ آخرکار شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب اور بیٹی سائمہ جو بیرون ملک مقیم ہیں، انہوں نے فون پر بات کر کے اس بات پر زور دیا کہ آپ ملک کو چھوڑ دیجئے اور ملک چھوڑنا اس وقت آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ان کی والدہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اہل خانہ کے ان کے حوالے سے تحفظات اور فکر مند ہونے کی وجہ سے اور اصرار کی وجہ سے ہی ان کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں جانا پڑا۔ آخرکار شیخ حسینہ ملک چھوڑنے کے لیے مان تو گئیں، لیکن اب ان کو چاہیے تھی پناہ، جس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے پسندیدہ ملک یعنی بھارت کے اندر دلی میں موجود حکومتی عہدیداران سے بات کی اور انہیں وہاں محفوظ مقام فراہم کرنے کی درخواست کی۔ انڈیا جو شیخ حسینہ کا دہائیوں سے اتحادی رہا ہے اور ان کی جانب سے بھی انہیں یہ مشورہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ ملک چھوڑ دیجئے۔ ایک دن پہلے اطلاعات ملیں کہ واشنگٹن نے بھی انڈین سفارتکاروں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اب حسینہ کے اقتدار میں دن گنے جا چکے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا۔ ریٹائرڈ جنرل حسین نے کہا کہ انہوں نے اس وقت استعفیٰ دیا جب انہیں معلوم ہوا کہ فوج ان کی حمایت نہیں کر رہی، یعنی کہ جب تک لوگ شیخ حسینہ کے خلاف تھے تب تک ان کی حکومت نہیں گر رہی تھی۔ فوج کے ان کی اب بات مزید نہ ماننے کی وجہ سے ہی وہ بے بس ہوئی تھیں۔ پولیس بھی تھک چکی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس گولیاں بھی ختم ہو چکی تھی اور لوگ کرفیو توڑ کر ڈھاکہ پہنچ رہے تھے اور ان کی رہائش گاہ کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ ایک اعلیٰ فوجی اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا تھا میڈیا کو کہ صرف اسپیشل سیکیورٹی فورس اور پریزیڈنٹ گارڈ ریجمنٹ اور آرمی ہیڈ کوارٹرز میں کچھ سینئر فوجی افسران ہی چاہتے ہیں کہ شیخ حسینہ نے استعفے کے خط پہ کب دستخط کیے ہیں اور کب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر وہ ملک سے چلی گئیں۔ اس کے مطابق یہ سارا کام انتہائی خفیہ طریقے سے کیا گیا اور آپ کو بتاؤں کہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ پیر کی صبح 11 بجے وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ سے روانہ ہوئیں۔ اس وقت ان کی منزل انڈیا کی ریاست تیرے پورا جو ہے وہاں کا ایک علاقہ ہے وہاں پر تھی۔ وہاں اترنے کے بعد شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ جو ان کی بہن ہے ان کو انڈین فضائیہ کے خصوصی طیارے سے دارالحکومت دہلی پہنچایا گیا۔
शेख हसीना के दिल्ली पहुंचने के बाद इंडिया में क्या कुछ होता रहा आपको बताती हूँ। शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर इंडिया रवाना हो गई। इस वक्त वो इंडिया में मौजूद हैं और दिल्ली के करीब एक हिंदन एयरबेस है, वहां से उन्हें दिल्ली के मुज़ाफ़ात में गाजियाबाद में नीम फौजी गेस्ट हाउस के अंदर रखा गया। एक खबर रसा इदारे ने भी इसके बारे में बताया कि इत्तला थी कि बांग्लादेश फ़ज़ाइया के एक तैयारे ने शेख हसीना को लेकर दिल्ली के करीब हिंदन एयरबेस से उड़ान भरी और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद इत्तला आई कि जहाज़ ने टेक ऑफ तो किया लेकिन इसमें शेख हसीना मौजूद नहीं थी और तैयारा बांग्लादेशी फ़ौजी अफसरान के साथ अपने मुल्क की तरफ रवाना हो गया। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि इंडिया में हुकूमत की काबीना कमेटी बराए सिक्योरिटी या CCS की मीटिंग पीर को आधी रात को दिल्ली में हुई। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास की सदारत की और वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर भी वहाँ पर मौजूद थे। मुलाकात में बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मुलाकात के बाद कोई भी बयान नहीं दिया गया और ना ही कोई प्रेस रिलीज जारी की गई। मंगल की सुबह दिल्ली में पार्लियामेंट में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जहां पर वजीर खारजा S जयशंकर ने मुख्तलिफ पार्टियों के अरकान पार्लियामान के सामने सूरत हाल की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत सही वक्त पर दुरुस्त कदम उठाएगी। इस मीटिंग में वजीर खारजा के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह, पार्लिमानी अमूर के वज़ीर करण राजीव और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और तमाम पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। इस मुलाकात में इंडियन ज़राए अबलाग में रिपोर्ट होने वाली इत्तलात के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने अरकान पार्लियामेंट को ये बताया कि हुकूमत ने शेख हसीना से इब्तदाई बातचीत की। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया उन्हें अपने मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए मज़ीद वक्त देना चाहता है। इस मीटिंग में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के ऐवान में लोकसभा में सवाल उठाया कि इंडियन बांग्लादेश के लिए क्या तवील मुद्दती और कलील मुद्दती हिकमत अमली तैयार कर रहा है। सवालिया अंदाज में उन्होंने पूछा। हुकूमत ने जवाब दिया कि सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और इसका जायज़ा लिया जा रहा है। राहुल गांधी इस दौरान ये भी जानना चाहते थे कि क्या बांग्लादेश में होने वाले वाक़यात में किसी गैर मुल्की ताकत का हाथ है या नहीं। हुकूमत ने जवाब देते हुए कहा कि हम तमाम पहलुओं को गौर कर रहे हैं, यानी उनका इशारा ISI की तरफ था। इस वक्त भारतीय मीडिया तमाम इल्ज़ामात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर या ISI के ऊपर धर के खुद जो है वो मुबर्रा होना चाहता है। इसके साथ ही बहुत सारी अफवाहें ये भी उड़ी कि वो इंडिया जाना चाहती थी और इंडिया से जाने के बाद वो वहाँ से लंदन में सियासी पनाह हासिल करना चाहती थी, लेकिन जो लंदन है उन्होंने उनको सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया। और बंगला के दिल्ली नामा निगार हैं जी शोभा च्यूती, उन्होंने रिपोर्ट एक दी थी जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि उनकी अगली मंजिल तय होना अभी बाकी है, इसलिए शेख हसीना फ़िलहाल इंडिया में ही तब तक रहेंगी जब तक कि दूसरा कोई मुल्क उनको सियासी पनाह नहीं दे देता। लेकिन उन्हें कब तक इंडिया में रहना पड़ेगा ये अब तक वाज़ेह नहीं है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा है कि पीर को बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने बहुत मुख्तसर नोटिस पर इंडिया आने की दरख्वास्त की और पहली बार ये बताया कि इस्तीफ़ा देने के बाद गुज़श्ता रोज़ इंडिया के दारुल हुकूमत वो नई दिल्ली आएंगी और उन्हें यह भी बताया कि अब अगला मरहला कौन सा होगा और शेख हसीना वाजिद जो हैं वो कितने वक्त तक इंडिया में रुकेंगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वक्ती तौर पे इंडिया में ही रहेंगी, लेकिन कितना अरसा रहेंगी इसके बारे में अभी तक उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।